मेरा नाम शोभा है। आज की मेरी कहानी सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। मैं अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। मेरे पिता की मृत्यु काफ़ी साल पहले ही हो चुकी थी और मेरी माँ भी अब बीमार रहती थी। इसीलिए मेरी माँ चाहती थी कि मेरी शादी जल्द से जल्द हो जाए। मेरी माँ ने मेरे लिए रिश्ते देखना शुरू कर दिए थे और फिर एक अच्छा रिश्ता ढूंढकर मेरी शादी कर दी। मेरे पति शहर में काम किया करते थे। मेरे ससुराल में मेरे पति के अलावा मेरे जेठ और जेठानी थे। सास ससुर तो काफ़ी समय पहले ही चल बसे थे। देखते ही देखते मेरी शादी को 1 साल गुजर गया और मैंने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। हमारे घर में चारों तरफ खुशहाली थी। हमारी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन शायद हमारे हंसते खेलते परिवार को किसी की नज़र लग गई थी। मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घर का सारा खर्च मेरे पति की कमाई से चलता था। जेठ और मेरे पति की उम्र में काफ़ी फ़र्क था। मेरे जेठ बस थोड़ी बहुत ही पैसे कमा लिया करते थे, लेकिन अब मेरे पति के मरने के बाद घर में बहुत ज़्यादा परेशानियां आ गई थी। इसी तरह से कुछ ज़िंदगी गुजर रही थी, लेकिन मेरे जेठ ने एक नया काम शुरू कर दिया था। वो टेलर तो पहले से ही थे और लोगों के कपड़े सिलाया करते थे, लेकिन अब वो गांव की जवान लड़कियों के कपड़े सिलाई के नाम पर आधी रात को उनके साथ छत पर जाते थे। यही सब करते करते काफ़ी समय गुजर गया था और मैं अपने जेठ की ये बात काफ़ी दिनों से नोटिस कर रही थी, क्योंकि जब वो आधी रात को छत पर जाते थे उस टाइम मैं और मेरी बेटी सो रहे होते थे। एक दिन मैंने सोचा कि आज रात जाकर अपने जेठ के काम के बारे में पता लगाना चाहती हूँ। आधी रात में धीरे धीरे दबे पांव चल रही थी। रात का अंधेरा बढ़ता ही चला जा रहा था। सिर्फ छत से टिमटिमाती रोशनी नजर आ रही थी। आज की रात मुझे मौका मिल गया था कि मैं अपने जेठ के बारे में जान सकूं और ये जान सकूं कि आधी रात को वो छत पर क्या करते हैं, लेकिन मेरी जेठानी पहरा देती रहती। इसीलिए मैं जिस दबे पांव से ऊपर जाती उसी दबे पांव से वापस आ जाया करती थी, क्योंकि सीढ़ियों पर ही मेरी जेठानी खड़ी हुआ करती थी। एक दिन मैंने देखा कि मेरे जेठ जवान लड़की को अपने साथ छत पर ले जा रहे हैं और उनके हाथ में शायद सिलाई का सामान भी था, लेकिन मेरी ये बात समझ नहीं आती थी कि अकेली जवान लड़की को छत पर ले जाकर उसके कपड़े क्यों सिलते थे। हर बार मेरी जेठानी को पहरेदारी पर इतनी सख्त हुआ करती कि मैं चाहकर भी सीढ़ियों की तरफ नहीं जा पाती, और कभी कभी मुझे अपनी जेठानी पर भी हैरानी होती कि कैसे वो अपने पति को किसी भी कुंवारी लड़की के साथ रात की तन्हाई में अकेला छोड़ सकती है। एक दिन मेरी जेठानी पता नहीं कहाँ चली गई थी और मैं आसानी से सीढ़ियों तक पहुंच गई। मेरे जेठ कुछ देर पहले ही गांव की जवान होने वाली लड़की मनाली को लेकर छत के ऊपर गए थे। अब वो पूरे 1 घंटे से पहले नीचे नहीं आने वाले थे। मेरे जेठ पहले तो ऐसा कोई काम नहीं करते थे, न जाने उन्हें अब क्या होने लगा था। उसे 1 घंटे में मेरे जेठ उस लड़की के साथ न जाने क्या क्या करते थे और छत पर क्या क्या होता था। यही सब अपने दुकान पर लोगों के कपड़े सिलाया करते थे। तब तो ऐसा कुछ भी नहीं करते थे, लेकिन अब उनके काम में और काम करने के तरीके मुझे बहुत ही हैरान करने लगे थे। और आज की रात मुझे ये जानकर रहना था कि आखिर मेरे जेठ सिर्फ बालिग होने वाली लड़कियों के ही कपड़े क्यों सिलाते हैं, और वो भी आधी रात को छत पर अकेले। ना तो मेरी जेठानी कभी छत पर आती है और ना तो उस लड़के के घर वालों में से कोई उसके साथ जाने दिया जाता है। मैं आधी सीढ़ियां चढ़ चुकी थी और इस तरह से पर्दा उठने ही वाला था, तभी अचानक पीछे से मेरी जेठानी के आने की आवाज ने मुझे सीढ़ियों से उतरने पर मजबूर कर दिया। हमेशा डरी सहमी जेठानी की पहली बार मैंने तेज आवाज सुनी थी। उनकी आवाज सुनकर तो मेरी जान ही निकल गई। जैसे ही मैंने पलट कर देखा तो वो मेरे पीछे ही खड़ी हुई थी और मेरा हाथ पकड़कर मुझे सीढ़ियों से खींचकर नीचे ले आई। उनका अंदाज ऐसा था जैसे वो मुझे कच्चा चबाकर खा जाएंगी। वो उस समय मेरे बाजू को जोर से पकड़ते हुए पूछ रही थी कि तुम ऊपर कहाँ जा रही हो। मैंने हकलाते हुए कहा कि मुझे नीचे घबराहट हो रही थी, इसीलिए मैं छत पर जा रही थी। मेरी बात सुनकर मेरी जेठानी मुझ पर चिल्लाने लगी और चिल्लाते हुए कहने लगी, क्या तुम जानती नहीं हो आज हमारे घर पर मनाली आई हुई है अपने कपड़े सिलाने के लिए? फिर तुम छत पर जाने के बारे में सोच भी कैसे सकती हो? तुम अपने जेठ का काम बंद करवाना चाहती हो? तुम जानती नहीं हो, तुम्हें और तुम्हारी बेटी को तुम्हारे जेठ ही पाल रहे हैं। तुम्हारे पति के मरने के बाद तुम्हारे जेठ ने तुम दोनों की सारी जिम्मेदारियां अपने सर पर ले रखी है और तुम हो कि उनका काम बिगाड़ रही हो। तुम जानती हो ना, तुम्हारे जेठ ये बिल्कुल भी पसंद नहीं करती कि बीच में उन्हें कोई डिस्टर्ब करे। यहाँ तक कि मैं भी इसीलिए कभी ऊपर जाने की कोशिश नहीं करती। बेहतर होगा कि आज के बाद तुम भी छत पर मत जाना और इस तरह मुझे कभी अपने कमरे से बाहर नजर मत आना। मैं अपनी जेठानी की बातें चुपचाप सुन रही थी। मैंने तुरंत ही उनसे माफी मांग ली और कहा कि आज के बाद मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। मेरी जेठानी ने मुझसे कहा कि चलो अपने कमरे में जाकर सो जाओ, देखो कहीं तुम्हारी बेटी ना जाग जाए, और मैं अपने कमरे की तरफ आ गई। कमरे में आकर मेरे दिमाग में यही बात घूम रही थी कि आखिर मेरे जेठ को इतनी भी तन्हाई की क्या जरूरत थी? क्यों उन्हें किसी के तीसरे शख्स की मौजूदगी पसंद नहीं थी? जबकि पहले तो अपनी दुकान पर खुलेआम कपड़े सिया करते थे
और उनके दुकान पर काफ़ी सारे लोग भी आ जाया करते थे। न जाने अब क्यों उन्हें तीसरा इंसान बर्दाश्त नहीं था। अब तो मेरे जेठ अलग ही तरह के दर्जी बन गए थे। मेरे जेठ मेरी बेटी से ही कम प्यार करते थे। मेरे जेठ जेठानी की कोई औलाद नहीं थी। जब मेरे पति जिंदा थे तब वो लोग मेरी बेटी का बहुत लाड़ प्यार करते थे, लेकिन अब मेरे जेठ तो मेरी बेटी पर सिर्फ पाबंदियां ही लगाया करते। हर बात पर मेरी बेटी से यही कहते थे कि अब तेरा पिता मौजूद नहीं है तो इसीलिए तुम मेरी जिम्मेदारी हो। अभी मेरी बेटी 8 साल की ही तो थी और इतनी कम उम्र में ही मेरे जेठ अपनी भतीजी पर रोक टोक लगा रहे थे। मैं और मेरी बेटी उनकी परमिशन के बिना कहीं घर से बाहर भी नहीं निकलते थे और ना ही किसी के घर जाने के बारे में सोच सकते थे। मेरी बेटी को स्कूल ले जाने का काम भी मेरे जेठ खुद ही किया करते। कभी कभी तो मुझे अपने जेठ पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता तो मेरा दिल चाहता कि किसी तरह मैं इस घर से अपनी जान छुड़ा लूं, लेकिन इस घर से मेरी जान कभी नहीं छूट सकती थी क्योंकि मेरी माँ मेरी शादी के बाद ही इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। अब मेरा कोई नहीं था। महीने में 2-3 बार मेरे जेठ रात को ये काम किया करते थे और लड़कियों के कपड़े सिया करते थे और हमारे घर की छत पर ही ये काम किया करते थे। बाकी सारा टाइम वो घर में ही रहते। उन्होंने दुकान पर भी जाना कम कर दिया था। हमेशा मुझ पर और मेरी बेटी पर नजर रखते थे। मेरे जेठ मेरी बेटी पर अपना पूरा हक जमाते थे। मेरे जेठ जेठानी की शादी को काफी टाइम हो गया था, लेकिन फिर भी मेरी जेठानी अपने पति से डरी सहमी नजर आती, जैसे उन्हें किसी बात का कोई डर हो। और मेरे जेठ का मूड हमेशा ही खराब रहता था, इसीलिए मैं उनसे ज्यादा बात नहीं कर पाती। अपनी जेठानी से मैं काफी बातें किया करती। अपनी जेठानी को अपने सामने चिल्लाते हुए देखकर मुझे काफी दुख हुआ था, जबकि मेरे जेठ के आगे मेरी जेठानी की जान निकल जाती थी। जो भी था, मुझे अपने जेठ एक आंख नहीं भाते थे क्योंकि उनकी वजह से मेरी बेटी का बचपन खराब हो गया था। सारे गांव में ये मशहूर था कि मेरे जेठ जो भी लड़की जवान हो गई है उसके लिए एक अलग किस्म का चमकीला कपड़ा इस्तेमाल करके उसके लिए ड्रेस सिलाते। उसके बाद उस लड़की की किस्मत बदल जाती है। उसकी शादी के बाद उसे अच्छा ससुराल मिलता है और शादी के बाद वो अच्छी जिंदगी गुजारती है। इसीलिए लोग खुशी खुशी अपनी जवान लड़कियों को मेरे जेठ के पास कपड़े सिलाने के लिए भेज जाया करते ताकि उनकी बेटियों की किस्मत बदल जाए। लेकिन ये बात मेरी समझ से बिल्कुल बाहर थी कि आखिर एक दर्जी के कपड़े सिलाई से किसी लड़की का भाग्य कैसे बदल सकता है, और वो भी आधे रात को अकेले में। एक दिन हमारे पड़ोस की रहने वाली लड़की जवान हुई तो गांव की दूसरी लड़कियों की तरह उसे भी मेरे जेठ के पास लाया गया। मैंने सोच लिया कि इस लड़की से इस बारे में बात करूंगी तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरे जेठ ने उसके साथ छत पर ले जाकर क्या किया और किस तरह से उसके कपड़े सिलाए। लेकिन 2 दिन बाद जब मैं चोरी चुपके पड़ोस के घर गई तो मैंने उस लड़की से बात करने की कोशिश की। वो बिल्कुल खामोश थी और उसकी माँ भी मुझे कुछ बताने के लिए तैयार नहीं हो रही थी। मेरे सवाल करने पर भी उस लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि जितनी देर में उनके घर बैठी रही मैं हैरान थी कि इतनी शरारती और चुलबुली लड़की को अचानक से क्या हो गया है। उसकी माँ भी मुझे कुछ नहीं बता रही थी। घर जाकर मैं यही बात सोचने लगी कि ये सब क्या हो रहा है। आखिर वो लड़की और उसकी माँ मुझे कुछ बताने के लिए तैयार क्यों नहीं है, जबकि मेरी बेटी भी मेरे साथ गई हुई थी और पूछ रही थी कि मुस्कान दीदी इतना खामोश क्यों बैठी है। और अपने उनसे जब पूछा तो उन्होंने उस बात का कोई जवाब क्यों नहीं दिया। मैंने अपनी बेटी से बहाना बना दिया कि बेटी वो जवान हो रही है और ऐसी लड़कियों में बहुत ज़्यादा बदलाव आ जाते हैं, इसीलिए वो भी अपनी माँ के कहने पर चुपचाप बैठी थी। मेरी बात सुनकर मेरी बेटी रिलैक्स हो गई क्योंकि मेरी बेटी और पड़ोस की मुस्कान एक ही स्कूल में जाते थे। 15 साल की मुस्कान अब बहुत अलग सी रहने लगी थी। मेरी बेटी ने बताया कि स्कूल के सारे बच्चे उस चमकीली ड्रेस के लिए उसे चिढ़ा रहे थे। हो सकता है कि वो शर्मिंदगी की वजह से इतनी खामोश हो गई हो, मगर मुझे क्या पता था कि आखिर उसकी खामोशी के पीछे क्या राज छुपा था। मेरे पति के मरने के बाद मेरे जेठ जेठानी ने मेरे लिए काफ़ी रिश्ते भी तलाश किए, लेकिन मैं शादी नहीं करना चाहती थी और मैंने उनको मना कर दिया। इसी वजह से मुझे अपने जेठ जेठानी की हर बात को मानना पड़ता था। सारे गांव वाले भी मेरे जेठ की बहुत इज्जत किया करते। मेरे जेठ का काम पहले की तरह ही चल रहा था। कभी 15 दिन में एक बार तो कभी 1 महीने में 3-4 बार जवान लड़कियां हमारे घर आती थी और मेरे जेठ के साथ वो ऊपर छत पर चली जाती थी और मेरी जेठानी सीढ़ियों के पास ही रहती। और 1 घंटे बाद जब वो लड़की वापस नीचे आती तो मेरे जेठ उसके जाने के काफ़ी देर बाद नीचे आते थे और उनकी हालत काफ़ी ख़राब होती थी। एक रात मैं पानी पीने के लिए किचन में जा रही थी तो मैंने अपने जेठ को सीढ़ियों से उतरते हुए देखा तो मुझे उनका हुलिया बहुत ही ख़राब लग रहा था। मेरे जेठ की सांसें फूल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत मेहनत का काम करके नीचे आए हैं। मेरे जेठ हमेशा लाल रंग का कुर्ता पहनकर ही लड़कियों के कपड़े सिलाया करते थे, लेकिन जब वो नीचे उतरते तो उनके कपड़े भी चेंज हुए होते। कभी कभी सीढ़ियों से ऐसे उतरते थे जैसे बहुत ही ज़्यादा थक गए हैं और उनके लिए चलना भी मुश्किल हो रहा होता।
उसके बाद पूरा दिन वो खुद को कमरे में बंद कर लिया करते और मेरी जेठानी को भी कमरे में जाने की परमिशन नहीं होती थी। वो इतना ज़्यादा थक जाया करते थे कि सारा दिन कमरे से नहीं निकला करते थे। एक दिन मैं किसी काम से बाहर किचन में गई तो मैंने देखा कि मेरी जेठानी चुपके चुपके आंसू बहा रही है। पहली बार जब मैंने अपनी जेठानी को इस तरह रोते हुए देखा तो मैंने फौरन भागकर उनकी तरफ गई और उनसे पूछा कि भाभी जी, आपको क्या हो रहा है। मेरी बात सुनकर मेरी जेठानी ने जल्दी से अपने आंसू साड़ी के पल्लू से साफ कर लिए और कहने लगी, नहीं शोभा, मैं कहाँ रो रही हूँ। और वो किचन से बाहर चली गई। आखिर ऐसी कौन सी बात थी जिसकी वजह से मेरी जेठानी को छुप छुप कर रोना पड़ रहा था। अब तो मुझे अपने जेठ से नफरत होने लगी थी कि शायद मेरी जेठ ही है जिनकी वजह से मेरी जेठानी चुप चुप कर आंसू बहा रही है। ऐसे ही धीरे धीरे वक्त गुजरता चला गया। मेरी बेटी भी अब जवान होने लगी थी। मेरी जेठानी ने मेरी बेटी का माथा चूमा और कहने लगी कि मैं चाहती हूँ कि गांव की सारी लड़कियों की तरह तुम्हारे ताऊजी के हाथों तुम्हारी किस्मत भी चमक जाए। अपने सास की बातें सुनकर मेरी जान निकल गई। मैं सोच सोच कर ही परेशान थी कि गांव की दूसरी लड़कियों की तरह मेरी बेटी को भी सबकी मजाक का निशाना बनना पड़ेगा। मेरी बेटी रोने लगी और रोते हुए अपने कमरे में चली गई। मैं भी उसके पीछे पीछे कमरे में चली गई तो उसने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए और कहने लगी, माँ, मैं किसी भी हाल में वो चमकीले कपड़े नहीं पहनना चाहती। ऐसा तो मैं भी नहीं चाहती थी। इतनी ही देर में मेरी जेठानी भी मेरे कमरे में आ गई और मेरी बेटी से कहने लगी कि क्या तुम नहीं जानती हो तुम्हारे ताऊजी की वजह से कैसे गांव की लड़कियों की किस्मत बदल जाती है, जिसके लिए भी वो उस खास किस्म के कपड़े से ड्रेस सिलाते हैं। और कुछ ही दिनों में उनकी शादी बहुत धूमधाम से हुई है और बहुत ही अच्छे घर में उनकी शादी हुई है। ऐसे ही गांव वाले अपनी बेटियों को तेरे ताऊजी के हवाले करके नहीं जाते। मैंने अपनी जेठानी से मना किया, लेकिन मेरे लाख मना करने के बावजूद भी उन्होंने मेरे जेठ को बुलाया और कहा कि आज की रात आपको अपनी भतीजी के कपड़े सिलाने हैं। ये बात सुनकर मेरे जेठ के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। वो कहने लगे कि क्या हमारी भतीजी भी बालिग हो गई है। मेरी सास मुस्कुराते हुए कहने लगी, हाँ, अब हमारी भतीजी की बारी है। हम उसकी शादी धूमधाम से किसी अच्छी जगह करेंगे और गांव की दूसरी लड़कियों की तरह इसकी किस्मत चमक उठे। मैं अपनी बेटी को रोकने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरी जेठानी जबरदस्ती मेरी बेटी को छत पर ले गए और छोड़कर वापस आ गई। मैं अपनी जेठानी के आगे हाथ जोड़े खड़ी थी और उनसे मिन्नतें कर रही थी कि वो मेरी बेटी को छोड़ दे। और मेरी बेटी भी बहुत रो रही थी क्योंकि वो उस चमकीले ड्रेस में नजर नहीं आना चाहती थी। मैं अपनी बेटी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। जेठानी मुझे समझा रही थी। थोड़ी देर बाद मेरी बेटी रोते हुए मुझसे आकर लिपट गई। मैंने देखा कि मेरी बेटी सही सलामत है और उसने नॉर्मल कपड़े ही पहने हुए हैं। उसे देखकर मेरे जेठानी के चेहरे का रंग फीका पड़ गया कि उसके कपड़े क्यों नहीं सिलाए। मैं अपनी बेटी को कमरे में ले गई और मैंने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। मैंने अपनी बेटी से पूछा कि तुम्हारे साथ ताऊजी ने क्या किया था। मेरी बेटी ने बताया कि ताऊजी ने पहले तो अपना लाल कलर का कुर्ता पहना और उसके बाद मेरे सामने आकर बैठ गए। ताऊजी मेरे करीब आए तो मेरी जान निकल गई और फिर जैसे ही ताऊजी ने मेरे सर पर हाथ रखा तो मेरे आंखों से आंसू बहने लगे। ताऊजी ने मुझे अपने करीब किया और अपने सीने से लगा लिया। माँ, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरा दम घुट जाएगा क्योंकि ताऊजी ने मुझे बहुत मजबूती से पकड़ा हुआ था और फिर मुझे महसूस हुआ कि ताऊजी रो रहे थे। काफ़ी देर बाद जब ताऊजी ने मुझे खुद से अलग किया तो उनकी आंखें लाल हो गई थी और आंसुओं से उनका चेहरा भीगा हुआ था और मुझे बस उन्होंने एक बात बताई जिसको सुनकर मेरे होश उड़ गए। ताऊजी ने मुझे बताया कि मेरी बेटी, मैं तेरे साथ कुछ गलत नहीं कर सकता। तू मेरा अपना खून है। तुझे मैंने अपनी खुद की बेटी ही समझा है। ताऊजी की बातें मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। मैंने ताऊजी से कहा कि आखिर आप क्या कहना चाहते हो और ताऊजी ने मुझे वापस आपके पास जाने को कहा। कहने लगे, तुम वापस अपनी माँ के पास चली जाओ। उसके बाद मैं अपने जेठ के कमरे में गई तो मेरे जेठ मेरी जेठानी के कदमों में बैठे रो रहे थे और मेरी जेठानी से माफ़ी मांग रहे थे। मेरी जेठानी भी सिसक सिसक कर रो रही थी। मैं परेशान हो गई थी और उन दोनों से पूछने लगी कि आखिर मामला क्या है, मुझे भी तो कुछ पता चले। आप दोनों कितनी देर से एक दूसरे के पास बैठकर क्यों रो रहे हैं। मेरे जेठ मेरे करीब आकर कहने लगे, आज मैं तुम्हें एक सच्चाई के बारे में बताना चाहता हूँ और तुमसे राज खोलना चाहता हूँ, शायद जिसे सुनकर तुम्हारे शरीर कांपने लगे। मेरे जेठ ने मुझे रोते हुए बताया कि आज से कई साल पहले की बात है। मैं इस गांव के सरपंच के घर का दर्जी था। गांव का सरपंच बहुत अय्याश आदमी था और उसकी आदत मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन मेरी मजबूरी थी कि मुझे ये नौकरी करनी पड़ रही थी। और फिर एक दिन गांव के सरपंच ने मुझे एक काम सौंप दिया, लेकिन जो काम उसने मुझे बताया वो काम मैं करने के लिए तैयार नहीं था
और उसके घर से मैंने काम छोड़ दिया। उसके बाद मैंने गांव में अपनी ही दुकान खोल ली थी। जब मेरा छोटा भाई कमाता था तो मुझे इतनी परेशानी नहीं होती थी। सरपंच मुझे दुकान पर आकर भी बहुत परेशान किया करता था और मुझे इस काम के लिए रजामंद करना चाहता था, लेकिन मैं कभी भी उसके घिनौने काम में साथ नहीं देना चाहता था। और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे ऊपर घर की सारी जिम्मेदारियां आ गई। सरपंच ने मेरा जीना दुश्वार कर दिया था। ये बात मैंने कभी मेरे भाई को भी नहीं बताई थी। वो चाहता था कि मैं किसी तरह उसकी बात मान लूं, लेकिन जब मेरा भाई मर गया और घर में परेशानी आने लगी तो मुझे सिर्फ यही रास्ता ठीक लगा और मैंने सरपंच के सामने हार मान ली और उसका काम करने के लिए राजी हो गया। सरपंच ने सारे गांव में ये बात मशहूर कर दी कि मेरे हाथ में बहुत जादू है और मैं जिसके लिए भी चमकीले कपड़े से ड्रेस बनाता हूँ उसकी किस्मत संवर जाती है। यहाँ तक कि गांव के सरपंच के बेटी की भी किस्मत मेरी वजह से ही बदल गई। सारे ही गांव वाले अनपढ़ और सीधे साधे लोग हैं, उनके लिए तो गांव के सरपंच की हर बात सही होती है। गांव वालों ने आंखें बंद करके ये बात पर यकीन करना शुरू कर दिया और उसके बाद सरपंच ने गाँव में ये बात फैला दी कि मैं किसी बालिग लड़की के लिए एक खास किस्म के चमकीले कपड़े से ड्रेस सिलाऊं तो उसकी किस्मत बदल जाएगी और उसकी शादी बहुत अच्छी जगह हो जाएगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि सरपंच ने ये सब कुछ क्यों किया है और ये काम मुझसे क्यों करवा रहा है। मुझे लाखों रुपए देने का वादा किया था और कहा था कि मुझे बस इस गांव की जवान होने वाली लड़कियों के लिए उसके दिए हुए कपड़े से ड्रेस बनाना है। मैं पैसों के लालच में आ गया था और अपने घर की परेशानियों को देखते हुए मैंने सरपंच के पैसे ले लिए और ये काम करना शुरू कर दिया। मुझे लगा कि इसमें कोई गलत बात नहीं होगी। फिर जब गांव वाले मेरे पास अपनी नई बालिग लड़कियों को लेके आते तो उनकी किस्मत बदलने लगी। इसीलिए मैं भी खुशी खुशी रात के अंधेरे में उनके लिए ड्रेस बनाया करता और बदले में सरपंच मुझे बहुत पैसे दे देते। कई सालों तक ये सिलसिला इसी तरह चल रहा था। फिर एक दिन मुझे मेरे दोस्त ने बताया, जो हवेली में काम करता था, कि जिन लड़कियों के लिए मैं ड्रेस बनाता था उनके साथ सरपंच क्या खेल खेलते हैं। और ये जानकर मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए और मैं भी सरपंच के गंदे खेल में अब बुरी तरह फंस गया था और अब मैं खुद चाहकर भी इससे बच नहीं पा रहा था और आज तक मैं उनके खेल का शिकार हूँ। तुम्हारी जेठानी को इस बारे में सरपंच की हवेली की किसी नौकरानी ने बताया कि मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि कितना गलत काम मैं कर रहा हूँ। सरपंच को कम उम्र की नई नई जवान लड़कियों के साथ अपनी हवस पूरी करने का शौक था और गांव में इस बात को बहुत ज्यादा छुपाया जाता था कि कोई लड़की जवान हुई है और सरपंच से ये बात छुपाई जाती थी। तो उसने ये नया खेल रचा और मैं उनकी बातों में आ गया। जवान होने वाली लड़की जैसे ही मेरे पास आकर उनके दिए हुए कपड़े से बनाया हुआ ड्रेस पहनती तो सरपंच को इस बात की खबर हो जाती थी। अब ये लड़की नई नई जवान हुई है तो वो अपनी हवस पूरी करते। गांव की हर बालिग लड़की उनकी हवस का शिकार बन जाती थी। अब मैं इस काम में बुरी तरह फंस चुका था। यहाँ तक कि सरपंच ने मुझे ब्लैकमेल किया था कि अगर मैंने किसी के सामने भी ये बात खोलने की कोशिश की तो वो मुझ पर ही कोई इल्जाम लगाकर मुझे बदनाम कर देंगे। इस डर से मैंने कभी सरपंच का काम नहीं छोड़ा और ना ही कभी अपने घर की औरतों को अकेला घर से बाहर जाने की परमिशन दी। तुम्हारी जेठानी अच्छी तरह जानती थी कि जिन लड़कियों के लिए मैं ड्रेस बनाता हूँ उसके साथ सरपंच क्या करते हैं, इसीलिए चुप चुप कर वो रोया करती और मैं खुद भी कई घंटे रोने के बाद नीचे आता था। मेरी मजबूरियों ने मुझे ये काम करने पर मजबूर कर दिया था। सरपंच ने मुझे लाल रंग का कुर्ता दिया था और कहा था कि लड़कियों के कपड़े जब भी सिलाओगे उस वक्त तुम्हें यही कुर्ता पहनना है ताकि लोगों को लगे कि तुम कुछ खास करते हो, जिसकी वजह से लड़कियों की किस्मत बदल जाती है। और फिर लड़की को अपनी हवस का निशाना बना के कुछ ही महीनों बाद उसकी शादी अपने किसी मासूम नौकर से करवा देता था और उस नौकर को ढेर सारा पैसा भी देता था। इस तरह से उस लड़की की जिंदगी संवर जाती है। लेकिन मैं अपनी भतीजी के साथ ऐसा नहीं होने दे सकता। अपनी जेठ की बात सुनकर मैं और मेरी बेटी रोने लगे थे। हमें तो इस चीज की कुछ भी खबर नहीं थी क्योंकि मैं तो शहर से शादी करके यहाँ पर आई थी और मेरे जेठ और मेरे पति ने कभी मुझे घर से बाहर निकलने नहीं दिया था। इसीलिए मुझे गाँव में क्या होता है इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। मुझे तो अपने जेठ का अपनी बेटी पर नजर रखना और उनकी हमेशा मेरी बेटी पर पाबंदियां लगाना बुरा लगता था। लेकिन अब मैं सोच रही थी कि मेरे जेठ मेरी बेटी से कितना प्यार करते थे कि जो मेरी बेटी को सरपंच से बचाने के लिए इस कदर कोशिश कर रहे थे। मेरे जेठ ने हमसे कहा कि अपना सामान पैक कर लो, हम इस गांव को छोड़कर कहीं दूर चले जाएंगे और जाने से पहले मैं गांव के मास्टर के नाम पर एक लेटर लिख जाऊंगा जिसमें सारी हकीकत लिख दूंगा। गांव के मास्टर एक समझदार आदमी हैं तो खामोशी से गांव वालों को ये बात समझा देंगे और ये किस्सा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। हम में से कोई नहीं जानता था कि अब हमारी मंजिल क्या है। मेरे जेठ ने सरपंच से जितने भी पैसे कमाए थे सारे पैसे लेकर मेरे जेठ और हमारा पूरा परिवार शहर जाकर रहने लगा था। हमने शहर में एक छोटा सा मकान खरीद लिया
मेरी बेटी जवान हो गई थी। पढ़ाई के साथ साथ वो ट्यूशन भी पढ़ाती थी। मैं भी जॉब करती थी। मेरी जेठानी सिलाई करती थी। अब इसी तरह हमारे घर का गुजारा चल रहा है। लेकिन अब बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजर रही है, क्योंकि अब किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है और मेरे जेठ भी बहुत सुकून से हैं। और अब वो मेरी बेटी पर कोई रोक टोक भी नहीं करते। न जाने वो सरपंच के साथ क्या हुआ होगा। हम छोटे लोग थे तो सरपंच का सामना नहीं कर सकते थे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि सरपंच के खिलाफ मास्टर ने ज़रूर कोई एक्शन उठाया होगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी हो। कहानी अच्छी लगने पर लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसी कई दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए आपके कहानी सुनो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।